नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टाइम टारगेट 02 में। आज से हम एक नई कड़ी की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें हम यूपीएससी 2025 के लिए महत्वपूर्ण बुक इंडिया ईयर बुक 2025 तथा यूपीएससी 2025 के लिए महत्वपूर्ण करंट न्यूज़ को कवर करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए एक बार हम इंडिया ईयर बुक 2024 के यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में आए क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं, जिससे हम पता चलेगा कि ये इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। 2024 में इससे 16+ क्वेश्चन सीधे सीधे आए हैं। पहले आइए देख लेते हैं उन्हें कि क्या क्वेश्चन थे और उनका इस बुक से कितना आए हैं। मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने सहित दूरस्थ क्षेत्रों में स्थानीय जन समुदाय के उत्थान के लिए सेना द्वारा संचालित अभियान को क्या कहा गया। इसमें ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन सद्भावना, ऑपरेशन मदद, इसमें ये दिया है ऑपरेशन सद्भावना। पूर्वोत्तर के राज्यों और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में स्थानीय लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अधिकांश ग्रामीण को दूर दराज के क्षेत्रों में ऑपरेशन सद्भावना, इसका ये सही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। सैन्य कार्य विभाग के प्रमुख के रूप में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के कर्तव्य कौन से हैं। चीफ स्टाफ कमेटी की स्थायी अध्यक्षता, तीनों सेवा प्रधानों पर सैन्य कमान का प्रयोग करना, सभी तीनों सेवाओं के विषय पर रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार, इसमें ये दिया गया है। यहाँ ये है इस एयर बुक में सैन्य मामलों का विभाग, उसमें से ये देख लीजिए। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का स्थायी अध्यक्ष भी है और वह त्रिसेवा मामलों पर रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य जारी रखते हैं। सीडीएम तीनों सेनाओं के प्रमुख पर कोई सैन्य कमान नहीं संभालता। सैन्य कमान का प्रयोग करते हैं, इसलिए 2 नंबर वाला ऑप्शन ये एकदम गलत है। देख लीजिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय सशस्त्र सेना के तीनों सेवाओं के समकक्ष रैंक के संदर्भ में सही सुमेलित है। इसमें देख लीजिए ये दिए हैं, इसमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना, इनके ब्रिगेडियर मेजर जनरल, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, इनमें कौन सा सही है। और ये कमीशन प्राप्त रैंक इंडिया ईयर बुक 2024 में ये एकदम सीधे सीधे दिए गए हैं। आगे का और क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना में नामांकन के लिए प्रवेश आयु वर्ग 21 से 40 है। लाभार्थी द्वारा आयु विशिष्ट अंशदान किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन होगी और पारिवारिक पेंशन पति या पत्नी और अविवाहित पुत्रियों पर लागू होगी। इसमें देखते हैं इसमें दिए है क्या। इसमें ये दिया प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इसमें आयु 18 से 40 वर्ष हो गई है हो, नई पेंशन योजना के तहत न आता हो और स्वैच्छिक योगदान पर आधारित पेंशन योजना। और यदि कोई व्यक्ति 29 वर्ष की आयु में योजना में प्रवेश करता है तो उसे 60 वर्ष की आयु तक प्रति माह 100 रुपये का योगदान करना होता है। और PMSYM के प्रत्येक सदस्य 60 वर्ष की पूरी होने पर न्यूनतम 3000 रुपये प्रति माह सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। और पारिवारिक पेंशन केवल पति पत्नी को ही मिलेगी और इसमें दिया गया है पुत्रियों पर लागू होगी। इसमें ऐसा कोई जिक्र नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है। आइए आगे और देखते हैं। संविधान 71वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को शामिल करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया है। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 संविधान की 8वीं अनुसूची में कुछ और भाषाएं जोड़ने की मांग चल रही है। इस अधिनियम में 8वीं अनुसूची में संशोधन करके इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को शामिल किया गया है। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली इसमें नहीं दिया गया है, इसलिए ये गलत हो जाता है। और इसमें जो दिया है वही एग्जैक्ट वही लैंग्वेज इसमें दी हुई है, देख लीजिए। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समावेश था। छऊ नृत्य, दुर्गा पूजा, गरबा नृत्य, कुंभ मेला। इसमें देखते हैं दिया हुआ है क्या, ये रहा। यूनेस्को द्वारा गुजरात का गरबा अमूर्त विरासत घोषित किया गया है, ये देखिए।
और उसमें ऑप्शन है क्या गरबा, इसमें सी ऑप्शन ये गरबा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का सदस्य है। चावल और गेहूं के निर्यात या आयात के लिए किसी देश को इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का सदस्य होना आवश्यक है। इसमें चावल और गेहूं के निर्यात या आयात के लिए देखते हैं, इसमें अंतर्राष्ट्रीय अनाज परिषद, भारत अंतर्राष्ट्रीय अनाज परिषद का सदस्य है, ये सही है। परिषद ने को वर्ष 1995 में अंतर्राष्ट्रीय गेहूं परिषद के नाम से जाना जाता है। ये गेहूं और मोटे अनाज है, वहाँ चावल दिया हुआ है, इसलिए वो ऑप्शन सही नहीं है। इसमें चावल है, यहाँ चावल की जगह मोटे अनाज होगा, इसलिए ये गलत है। आगे देखते हैं। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए केंद्र सरकार 100% वित्त पोषण करती है। इस योजना के अंतर्गत भू संपत्ति मानचित्र डिजिटलीकरण, स्थानीय भाषा में उपलब्ध अधिकार अभिलेखों को भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में लिप्यंतरित करने की पहल की गई है। देखते हैं इसमें क्या है। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, इसमें यह 2016 में 100% वित्त पोषण के साथ केंद्रीय योजना के रूप में परिवर्तित कर दिया है। इसमें 21 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 68% से ज़्यादा भू संपत्ति मानचित्रों को डिजिटलीकरण किया जा चुका है। और इसमें स्थानीय भाषा में उपलब्ध अधिकारों के रिकॉर्ड को संविधान की 22 भाषाओं में से किसी एक में भाषांतरित करने की पहल की गई है। और इसमें स्थानीय भाषा में उपलब्ध माने ये इसमें ये सही है, तीनों ही देख लीजिए, इसमें एकदम दिया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह राज्य का राज्यपाल है जो उस राज्य के किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देता और घोषित करता है। किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किसी समुदाय के लिए ये आवश्यक नहीं कि वह दूसरे राज्य में ऐसा हो। ये तो आपने क्वेश्चन पॉलिटी में भी खूब पढ़ा होगा, पर इसमें भी देख लेते हैं। इसमें ये अनुच्छेद 342(1) के मामले में किसी भी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश और जहां वह राज्य के मामले में राष्ट्रपति राज्यपाल के विचार विमर्श करने के बाद जनजाति अथवा जनजाति समुदाय अथवा उसके कुछ हिस्से को अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित कर सकते हैं। और अनुसूचित जनजाति की सूची राज्य विशेष के अधिकार में है। दूसरे शब्दों में यह जरूरी नहीं कि एक राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित समुदाय को दूसरे राज्य में अनुसूचित जनजाति माना जाए। इसमें देख लीजिए आप खुद ही, एकदम सही जो उसकी लैंग्वेज है वही इसमें दी गई है। लगभग 8 से 850 पेज की ये बुक है, पर इससे लगभग सीधे 18-19 क्वेश्चन हर साल देखने को मिल रहे हैं। तो देख लीजिए कितनी इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में कुल प्रजनन दर को किस रूप में परिभाषित किया गया? एक वर्ष में जनसंख्या के प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या, किसी दी गई जनसंख्या में एक दंपति के जीवन काल में उससे जन्मे बच्चों की संख्या, जन्म दर घटा मृत्यु दर, एक महिला के गर्भधारण आयु के अंत तक उसमें जन्मे जीवित बच्चों की औसत संख्या। इसमें क्या है? प्रजनन और मृत्यु दर। किसी जनसंख्या की प्रजनन दर एक महिला की पूरी प्रजनन अवधि के दौरान पैदा होने वाले अपेक्षित बच्चों की औसत संख्या को इंगित करता है। दंपति के जीवन काल में जन्मे बच्चों की संख्या, ये ऑप्शन देख लीजिए। यार इसमें जो भी क्वेश्चन आया है वो आपने देखा होगा कि वो शुरुआत के ही ज़्यादा ऑप्शन दिए गए हैं। इतना नहीं है कि ज़्यादा आपको डीपली पढ़ना होगा वगैरह वगैरह, इतना भी नहीं है ज़्यादा। डोनी पोलो विमान, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डोली पोलो विमानपत्तन, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, विजयवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, किनका निर्माण नवीन परियोजना के रूप में हुआ है? इसमें देखते हैं क्या है। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा नीति, इसमें ये है ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे जिनके नाम है ये दुर्गापुर, ये भी नए बने थे उनके नाम दिए हुए। उनमें ये कुशीनगर और ईटानगर, इसका ईटानगर के आगे पूरा इसी बुक में दिया हुआ है। उसमें ये एकदम जानकारी है कि ये डोनी पोलो नाम से है, वहाँ है इसका, वो पूरी जानकारी आगे दी हुई है इसी में। दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग के गठित किए गए थे? इसमें ऑप्शन 4 है, पर यहाँ इसमें 5 बताएंगे। 5 वो 2020 में गठित किया गया था शायद तक। वो ऑप्शन या तो इसमें दिया नहीं या इसमें सही से तब तक आंकड़े जारी नहीं हुए हैं होंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। पर
वैसे समझा जाए तो अंतिम ऑप्शन 4 ही है, तो ये 4 ही माना जाएगा सही। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये उपबंध 18वीं लोकसभा से प्रवाही होंगे। ये अधिनियम बनने के बाद ये 15 वर्षों के लिए परिवर्तन में रहेगा। ऐसे अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कोटे के भीतर अनुसूचित जनजाति के महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण के उपबंध है। देखते हैं क्या है। महिला आरक्षण 33% कोटे के भीतर अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के उप आरक्षण से होगा ये। और 18वीं लोकसभा तो भी शुरू हुई थी, इसका मतलब वो तो ऑप्शन पहले ही गलत था, उन दोनों में से देखना था, इसमें ये दिया हुआ है। और पश्चिम से पूर्व की ओर प्रयागराज के अनुप्रवाह में गंगा में मिलने वाली हिमालय की नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित। ये गंगा पिछली बार चर्चा में थी, इसलिए इससे क्वेश्चन आया था। और गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग भी बनाया गया था, इसमें ये सारी नदियाँ दी हुई है। इसमें से कोसी, गंडक, महानंदा, ये सारी दामोदर, इसकी सारी सहायक नदियाँ उनके नाम दिए हुए हैं, उसी हिसाब से देख लीजिए। लोकसभा में आचार समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। आचार समिति भी पिछली बार काफ़ी चर्चा में थी, इसलिए ये दी हुई है। प्रारंभ में यह तदर्थ समिति थी, केवल कोई लोकसभा का सदस्य ही किसी लोकसभा सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत कर सकता है। यह समिति किसी ऐसे मामले पर विचार नहीं कर सकती जो न्यायाधीन है। इसमें देखते हैं आचार संहिता समिति 4 मार्च 1997 को राज्यसभा की आचार संहिता समिति गठित की गई। लोकसभा की आचार संहिता समिति 16 मई 2000 को गठित की गई थी। इसका ब्यौरा भी आगे पूरा डिटेल में दिया हुआ है। और ये तो आपने पिछले साल करंट में भी पढ़ाई होगा कि ये काफ़ी चर्चा में थी। इस बार भी जेपीसी समिति, कुछ समितियां और पॉलिटी में है जो काफ़ी चर्चा में, उनके भी वीडियो बना के मैं अपने चैनल पे डालूंगा, देख लेना। यूनेस्को द्वारा जारी विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई निम्नलिखित संपत्तियों पर विचार कीजिए। शांति निकेतन, रानी की वाव, होयसला के पवित्र मंदिर समूह, बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर। कितनी संपत्तियों को वर्ष 2023 में शामिल किया गया है, देखते हैं। होयसल के पवित्र मंदिर समूह को, शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसमें ये 3 नंबर ऑप्शन था, केवल एक, और शांति निकेतन, ये 2 थे। शांति निकेतन और होयसल के पवित्र मंदिर समूह को, ये तो हर साल इसकी आती ही है सूची और इम्पोर्टेंट भी होती है। अब की बार भी कोई होगी तो उनका वीडियो बना कर डाल दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें, ताकि आगे की महत्वपूर्ण न्यूज़ की जानकारी मिलती रहे। और कल से ऑफिशियल शुरुआत हो जाएगी इंडिया ईयर बुक 2025 की। धन्यवाद।